Hey guys, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So ये है NCERT शॉर्ट नोट वीडियो ऑन चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं, ठीक है, और नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ये जो वीडियो है कंप्लीट NCERT के शॉर्ट नोट्स हैं, NCERT की लाइन्स इसमें लिखी हुई है। बहुत क्विक रिवीजन के लिए नोट्स आपके लिए मैंने बनाए हैं और ये जो है जो बच्चे CBSE में है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, जो नीट देना चाह रहे हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो आपकी वीडियो है, इस तरह की और भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है डिफरेंट चैप्टर्स की, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नीट 2024 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, तो एंड तक जरूर देखना, राइट। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि सेल कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं, बॉडी किस किस से एलिमेंट से बनी होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अर्थ को बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें बेसिक कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर मेन चैप्टर पर आते हैं। तो सबसे पहले देखो, सेल जो है किससे बना होता है। सेल कॉम्पोजिशन मेनली है 70% वाटर विच इज़ मोर देन प्रोटीन्स, फिर प्रोटीन्स 10% होती है। न्यूक्लिक एसिड जो है, यहाँ पर नंबर इसका कोई फिक्स नहीं है, एज सच वेरिएबल है, तो आप कर सकते हैं अराउंड 5% जो है, 5 to 7%, ठीक है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स 3% एंड लिपिड्स होते हैं 2% जो हमारे सेल को बनाते हैं। तो सबसे मैक्सिमम जो है, सबसे जो मेन एलिमेंट है दैट इज वाटर। हमारी बॉडी में 70% पार्ट पानी होता है। नेक्स्ट इज बॉडी कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारी बॉडी किस किस एलिमेंट से बनी हुई है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं। इसी से हमारा सारा कुछ बना हुआ है बेटा, सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स, सारे जो भी है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, कंपाउंड, सब कुछ। कार्ब्स में भी होता है, प्रोटीन्स में भी होते हैं, लिपिड्स में, अमाइनो एसिड सब में होते हैं, ठीक है। अर्थ की कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर आपके पास जो है वो क्या है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन लेस अबंडेंट इन अर्थ देन इन द बॉडी। तो हमारे जो है अर्थ में ये जो है लेस अबंडेंट में आते हैं, बट वैसे कार्बन और हाइड्रोजन जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है। वाटर कॉम्पोजिशन जो है वो 70% ऑफ आवर बॉडी एंड 80% ऑफ द सेलुलर प्रोटोप्लाज्म। आप सबकी बॉडी में 70% पानी होता है और सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में 80% पार्ट वाटर होता है। बॉडी फ्लूइड्स की अगर हम बात करें, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ICF वो 55% होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर मिलता है वो 45% है, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट केमिकल्स जो है एनिमल्स के केस में इनेमल, टीथ में, और प्लांट्स में होता है स्पोरोपोलिन विच मेक्स द एक्साइन वॉल ऑफ पॉलन, ठीक है। तो एक्साइन वॉल बनाता है ये पॉलन की। नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरल। डिफरेंट मिनरल्स क्या करते हैं, मैंने बहुत कट शॉर्ट करके काम की चीज़ें आपके लिए लिखी है। जैसे मैग्नीशियम राइबोसोम असेंबली में, राइबोसोमल असेंबली में हेल्प करता है, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स को बाइंड करने में। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मैग्नीज अबंडेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका आप याद रख सकते हो, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है। जो आपके सिलेबस में, पूरे सिलेबस में जहाँ जहाँ भी किसी भी चैप्टर में काम आ सकते हैं वो एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बायोमोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में है, ये पूरा बता रखा है मैंने। पोटेशियम प्रिंसिपल आपका ये इंट्रासेलुलर कैटायन होता है। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, सेल के बाहर मिलता है ये। कैल्शियम और मैग्नीशियम डिक्रीजेज नर्व्स एंड मसल एक्साइटेबिलिटी। और निकल का है, यूरिएज का कॉन्स्टिट्यूंट होता है। ये नीट में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, काफ़ी पहले आया था, अभी नहीं, AIPMT होता था उस टाइम पर आया था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यूरिएज एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करता है, उसका आंसर था निकल। और कॉपर जो होता है दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करता है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो हमारा 4th कॉम्प्लेक्स होता है ETC का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का 4th कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर 2 कॉपर सेंटर मिलते हैं और उसका नाम ही साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है ना। उसमें आपको मिलते हैं 2 कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B, ठीक है। जो बच्चे भी 11th में, उनके लिए थोड़ी सी नई चीज़ होगी, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आ जाएगा पर, ठीक है। जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज को एक्टिवेट करता है, उसका एक्टिवेटर होता है, ठीक है। आगे देखिए, केमिकल एनालिसिस है। उसके बाद केमिकल एनालिसिस हम करते हैं डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो उसमें हम यूज़ करते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, Cl3CCOH। और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फिल्ट्रेट आता है, ठीक है, एसिड सॉल्युबल, और दूसरा है एसिड इनसॉल्युबल। तो जो फिल्ट्रेट हम किसको बोलते हैं, जो हमारा एसिड सॉल्युबल है, और रेटेंटेट किसको बोलते हैं, जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल होता है। अब जो है रफली साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट, एक साइटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये नाम से पता चल रहा है, माइक्रो छोटे साइज के, मैक्रो बड़े। तो एक सेल के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब मैक्रो बोल दो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और मैक्रो। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं इनसॉल्युबल में, और ये दोनों आते हैं किस में, एसिड सॉल्युबल में, राइट, इसलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है।
तो इनऑर्गेनिक में वाटर आ जाएगा, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट गैसेज आ जाएंगी। और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे साइज़ के होते हैं उनका मॉलिकुलर वेट 18 to 800 डेल्टन होता है। और ये मोनोमेरिक फॉर्म्स होते हैं जनरली, सिंपल फॉर्म्स। इसमें सिंपल शुगर्स आ जाएंगी, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स आ जाएंगी, राइट। और जब ये इनके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उन्हीं को बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। और ये दोनों कैसे हैं? एसिड सॉल्युबल। तो इसमें आ जाएंगे, इनका मॉलिकुलर वेट 10,000 डेल्टन के अराउंड होता है। पॉलीमरिक फॉर्म्स है, जैसे ये मोनोमरिक फॉर्म्स थे, ये पॉलीमरिक फॉर्म्स होते हैं। सिंपल शुगर्स पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाते हैं। सो कहने का मतलब है एक साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उसको पता लगाने के लिए हम उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से आइसोलेट कर पाते हैं। कुछ आते हैं एसिड सॉल्युबल, उनको फिल्ट्रेट बोलते हैं, कुछ आते हैं एसिड इनसॉल्युबल, उनको बोलते हैं रेटेंटेट, और एसिड इनसॉल्युबल होते हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वही, ठीक है। उसके बाद नोट है कि लिपिड्स जो होते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलीमर, नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका मॉलिकुलर वेट लेस देन 800 वो होता है डेल्टन, ठीक है। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं लिपिड्स भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बट ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलीमर। सेल मेम्ब्रेन का फ्रेगमेंट्स बनाता है वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्युबल। तो कहने का मतलब है लिपिड्स जो होते हैं ना वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, हमारा बायो मेम्ब्रेन जो होता है ना, और वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा कि साइज़ जो है इसकी 800 डेल्टन से कम है, ठीक है। उसके बाद है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में आता है कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी में शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन, पैरामिडीन्स ये आ जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं नो रोल इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, इनका रोल अदर मेटाबॉलिज्म्स में होते हैं, ठीक है। तो जो भी प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे शुगर्स, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। और जो उस पर हेल्प नहीं करेंगे वो अदर फंक्शंस प्ले करते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें आ जाते हैं, ये ह्यूमन के वेलफेयर में यूजफुल भी होते हैं, टॉक्सिन्स जैसे कि एब्रिन एंड रिसिन। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, क्यूरक्यूमिन आ जाएगा। ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल आ जाएगा। लैक्टिन्स, कॉन्कावेलिन ए आ जाएगा। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडीन आ जाएगा। पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन। तो ये सब ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स रोल ही प्ले कर रहे हैं, कोई टॉक्सिन की तरह, कोई ड्रग्स की तरह, कोई एल्कलॉइड्स, कोई पिगमेंट्स की तरह, ठीक है। और ये ह्यूमन वेलफेयर में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं। और ये बनते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट इन द प्राइमरी स्टेज, जब प्लांट आपका या एनिमल आपका प्राइमरी स्टेज में है उस टाइम पे बन रहे हैं, व्हेन इट इज डूइंग प्राइमरी ग्रोथ। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं व्हेन इट एंटर्स इनटू सेकेंडरी फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें क्योंकि इस चैप्टर में आपको डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं ना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आएगा जो भी प्रोटीन, लिपिड्स, वो उस सीक्वेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट जो बायोमोलिक्यूल है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आएगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड एक सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। अब इस पर मैंने आपको कुछ बता रखे हैं। सिंगल यूनिट का मतलब है इसमें जो कार्बन है वो सिंगल, ग्लूकोज की एक ही यूनिट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देख रहे हैं कुछ हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं जो कि 3 कार्बन के हैं, कुछ 5 कार्बन के हैं, कुछ 4 के भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 3 में दे रखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलो या ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल दो, ये 3 कार्बन की शुगर होती है, सिंगल ग्लूकोज यूनिट होता है इसमें। DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव किसको बोला जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि केपेबल होते हैं रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट या वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज लाइट, जो पोलराइज लाइट के साथ प्लेन को रोटेट कर सकते हैं वो। तो ये उस तरह से पोलराइज लाइट के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। 5 कार्बन की शुगर में राइबोज आ जाएगा, डीऑक्सी राइबोज आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, राइबोज भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आएगा 6 कार्बन की शुगर है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है उसको डेक्स्ट्रोज भी बोला जाता है। उसके बाद जो ग्लूकोज है आपका वो ग्रेप शुगर है। ये सब टर्म्स याद रखना है। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर, आपसे पूछेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर तो आप आंसर बोलेंगे ग्लूकोज। फ्रक्टोज जो है 6 कार्बन की है, इसको लेब्यूलोज बोलते हैं, फ्रूट शुगर है ये। और ये स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर होती है और ये हनी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैनोज एंड गैलेक्टोज, ये भी 6 कार्बन के होते हैं। और मैनोज इज अ C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो एपिमर का मतलब होता है ऐसी शुगर्स, ऐसे कंपाउंड जो बिल्कुल सेम है कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्ट एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम होता है उनका, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज के अंदर क्या होता है ना, जैसे सेकेंड कार्बन है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बता देती हूँ आपको। ग्लूकोज में जैसे सेकेंड कार्बन है तो सेकेंड कार्बन पे आपको मिल रहा है CHOH, ठीक है। ये सेकेंड कार्बन है C2। तो मैनोज के अंदर जो सेकेंड कार्बन है उसमें
पोजीशन चेंज होगी। मैनोज में आपको मिलेगा CHOH सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो OH है वो चला गया लेफ्ट हैंड साइड में और H आ गया राइट हैंड साइड में, और ग्लूकोज के अंदर ये सिनेरियो होता है, ठीक है। तो मैनोज का मतलब बिल्कुल ग्लूकोज से सेम है ये, बस इसमें बाकी सारा फर्स्ट कार्बन छोड़ दो, थर्ड छोड़ दो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब कुछ सेम है। बस सेकंड में क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर राइट हैंड साइड में OH मिलता है और मैनोज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसी गैलेक्टोज भी ग्लूकोज का एपीमर है। जैसे ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन है C4, उसमें मिलता है H ऐसे और OH ऐसे ग्लूकोज में, ठीक है। और गैलेक्टोज में बिल्कुल ऑपोजिट है। गैलेक्टोज में आपको फोर्थ कार्बन पे यही, यहाँ OH मिलेगा और यहाँ H फोर्थ कार्बन पे। तो ये देखो ना, दोनों क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, जो मैनोज है वो भी ग्लूकोज जैसा है, पर उसके सेकेंड कार्बन पे चेंजेस थे तो वो C2 एपीमर हो गया। गैलेक्टोज भी बिल्कुल ग्लूकोज जैसा है पर उसके फोर्थ कार्बन पे चेंजेस हैं तो इसलिए वो C4 एपीमर हो गया। एपीमर वो होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट इन वन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो होती है जिनमें 2 से 9 कार्बन एटम्स होते हैं। मोनो क्या था, सिंगल कार्बन एटम वाला, और ये है क्या आपका 2 to 9 कार्बन एटम्स। इसमें आएगा डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है जो कि आपका 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट से बना हुआ, बेसिकली 2 यूनिट्स, नॉट 2 से ज़्यादा, 2 यूनिट्स। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, और सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है विच इज़ फाउंड इन शुगर केन एंड शुगर बीट। नॉन रिड्यूसिंग है मतलब ये रिड्यूस नहीं होती जब हम इसको फैलेंस रिएजेंट या कॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका माल्टोज। माल्टोज बना होता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज की यूनिट से, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है ये रिड्यूसिंग है। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज थी नॉन रिड्यूसिंग, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, जो कि आपका रिड्यूस नहीं हो सकती है, और रिड्यूसिंग वो है जो रिड्यूस हो जाएगी डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ। और लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ह्यूमन मिल्क में मिलता है लैक्टोज, ठीक है ना। ट्राइसैकेराइड्स जिसपे 3 कार्बन होंगे या 3 ग्लूकोज यूनिट्स होगी, वो रेफिनोज उसका एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स का। नेक्स्ट देखो पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स जिसमें बहुत सारे, मोर देन 3 या मोर देन 4 जो भी है ना, मोर देन 2 बोल सकते हो आप। तो इसमें आते हैं कुछ होमोपॉलीसैकेराइड्स जिनमें एक ओनली 1 मोनोमर मिल रहा है, ठीक है, एक ही तरह के कंपाउंड सेम से बने, जैसे स्टार्च ग्लूकोज 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 से बना होता है, वो है होमोपॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स तो वो है उसमें बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स हैं बट वो सारे एक ही शुगर है। अगर अलग अलग मिलेंगे तो हम उसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है, वो नीचे पढ़ेंगे हम। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स में आता है सबसे पहले स्टार्च, जिसमें 2 यूनिट्स होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज स्ट्रेट चेन पार्ट है, ये C14 लिंकेज शो करता है, और अमाइलोपैक्टिन ब्रांच चेन होता है, और ये C कार्बन 1 और 6 के बीच में लिंकिंग शो करता है, ठीक है। तो ये अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दोनों ग्लूकोज के ही पार्ट है। ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीसैकेराइड है, ये एनिमल स्टार्च बोला जाता है। इट हैज़ मोर अमाइलोपैक्टिन देन अमाइलोज, दस इज मोर ब्रांच देन स्टार्च। इसमें देखो अमाइलोज अनब्रांच्ड पार्ट होता है और अमाइलोपैक्टिन ब्रांच्ड। तो ग्लाइकोजन बिल्कुल स्टार्च जैसा है पर इसमें अमाइलोपैक्टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा ब्रांच्ड है। फिर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज से बना होता है पूरा, ठीक है। उसमें C14 लिंकेज होता है, कार्बन 1 और 4 के बीच में लिंकेज होती है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है क्योंकि सारे प्लांट्स में होता है ये। उसके बाद है ट्यूनिसिन, एनिमल सेल्यूलोज बोला जाता है इसको। जैसे सेल्यूलोज प्लांट वाला ये है, ये एनिमल वाला सेल्यूलोज है, और ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कॉटन के अंदर, ठीक है। इन्यूलिन, इन्यूलिन इज अ फ्रक्टोज का मोनोमर होता है ये, है ना। फ्रक्टोज इज द मोनोमर ऑफ मतलब इन्यूलिन। बेसिकली आप ये बोल सकते हो इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड है ये, एंड इट एक्ट्स एज अ फूड इन डहेलिया। फूड जो डहेलिया होता है उसमें रिजर्व फूड यही होता है, जैसे कि पोटैटो में स्टार्च होता है वैसे डहेलिया में ये होता है इन्यूलिन। यूज टू मेजर किडनी का GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको मेजर करने में भी इसको हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है सेलोबायोस, ये मोनोमर है 4OB डेक्सट्रोज शुगर, ठीक है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोज हाइड्रोलिसिस, सेल्यूलोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। इसमें मोर देन 1 मोनोमर होगा, एक जैसा नहीं होगा, मोर देन 1 मोनोमर्स मिलेंगे। तो ये है पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, ये सारे आते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में। काइटिन विच इज़ अ मोनोमर ऑफ नैग एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इससे बना होता है ये, ठीक है।
मतलब काइटिन इज अ पॉलीमर जो कि इससे बना हुआ है। हेपेरिन एंड अगार अगार, ठीक है। ऑल पॉलीसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स लाइक सुक्रोज, ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। जैसे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग थी ना, वैसे ही आपके जितनी भी पॉलीसेक्राइड्स है, चाहे वो होमो हो हेट्रो हो, वो सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग नेचर की होती है, ठीक है। ये आप याद रखना। सेकंड है इसमें लिपिड्स। लिपिड्स जो होता है उसमें आएंगे ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स, जिसमें आता है ग्लिसरॉल एंड एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, और दूसरा पार्ट होता है फैटी एसिड्स। वो सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, उनके नाम याद रख लेना। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन की है, ओलिक एसिड 18 कार्बन की है। पाल्मेटिक इज सैचुरेटेड, ओलिक इज अनसैचुरेटेड। उसके बाद है अराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन की है। इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अराकिडोनिक एसिड है, ये 20 कार्बन की होती है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाती है। लिनोलिक एसिड 18 कार्बन की है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड फॉर अस, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये। और लिनोलेनिक एसिड, ये भी 18 कार्बन की है, मैक्सिमम कंटेंट इन सल्फार में मिलता है। ये कुछ नॉलेज है आपको लिपिड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड फैट्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ग्लिसरॉल से और एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, वो याद रखना। प्रोस्टाग्लैंडिन अराकिडोनिक बनाती है, 2016 में क्वेश्चन था। लिनोलिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और लिनोलेनिक जो है सनफ्लावर में मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है वैक्स। वैक्स क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और एल्कोहल मिलकर बनाते हैं ये। बी वैक्स सबसे कॉमन है, हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट, मेरिसाइल हेक्साकोसाइल एल्कोहल और पाल्मिटिक एसिड से बनी होती है, ठीक है। तो जो बी वैक्स होती है वो बेसिकली क्या है, उसमें हेक्साकोसाइल तो एल्कोहल है और पाल्मिटिक एसिड तो हमने पढ़ा ना, ये फैटी एसिड से बनेगी, ये फैटी एसिड आ गई और ये अल्कोहल आ गया। उसके बाद है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी। इसमें आएगा फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड्स में लेसिथिन एंड सिफेलिन, ये दो सबसे हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद लेक्टिन्स। लेक्टिन्स तो शुगर्स थी, ये लिसेथिन है, लिसेथिन ये लिपिड होती है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोनेंट है ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं ये, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि जिसमें आएगा स्फिंगोलिपिड्स लाइक गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरेब्रोसाइड्स। ये आपकी ग्लाइकोलिपिड्स है, इनमें ग्लूकोज मोइटी होती है और इनमें फॉस्फेट मोइटी होती है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट होगा, जैसे लेसिथिन एंड सिफेलिन। तो आपसे पूछे बताओ ऐसी लिपिड्स जिनमें फॉस्फेट है, तो आप ये दो नाम लेंगे। ऐसी लिपिड्स जिनमें शुगर्स हैं तो आप ये नाम लेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। कुछ लिपिड्स होती है डेराइव्ड। डेराइव्ड में आते हैं स्टीरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये सब स्टीरॉइड्स है और हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड है, ये लिपिड है, कॉम्प्लेक्स लिपिड। द ओनली डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल इज दैट फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फैट और ऑयल दोनों सेम ही होते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। फैट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो लिक्विड, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और जो लिक्विड होता है वो ऑयल होता है, ठीक है। देखो उसके बाद है डायस्जेनिन। ये आप कर सकते हैं, एक एंटी फर्टिलिटी पिल होती है, ऑब्टेन फ्रॉम डायस्कोरिया प्लांट से ऑब्टेन करा जाता है, ये भी लिपिड ही है एक तरह से। एसेंशियल फैटी एसिड्स में आएगा 2 डबल बॉन्ड वाला लिनोलिक एसिड, 3 डबल बॉन्ड वाला लिनोलेनिक एसिड एंड 4 डबल बॉन्ड जिसमें मिलते हैं अराकिडोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है एनिमल फैट और प्लांट फैट में क्या डिफरेंस होता है। एनिमल फैट सॉलिड और सैचुरेटेड होता है, प्लांट फैट लिक्विड होता है और अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अब एनिमल फैट्स में आ जाता है जैसे घी, बटर, ये सब। प्लांट फैट में आता है कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और ये कॉज करता है एथ्रोस्क्लेरोसिस, मीन्स जो है जो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है और आपका जो है ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है, हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। तो एनिमल फैट ज़्यादा हार्मफुल है। आप जो है प्लांट फैट खाओ, नो रिस्क, इनकी वजह से आपको कोई जो है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस वगैरह होने की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ एथ्रोस्क्लेरोसिस, तो आपको बोलना है ये बेसिकली क्या होता है, जो है फैट का बिल्डअप, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल हो जाना हमारे आर्टरी की वॉल में, वो है ये। तो ये एनिमल फैट की वजह से होता है, प्लांट फैट की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट फैट इज मोर जो है, आप बोल सकते हो क्या, गुड फॉर आवर हेल्थ एज कम्पेयर टू एनिमल फैट। तो घी बटर कम खाइए आप, एनिमल वाला कम खाए, प्लांट्स वाला ज़्यादा खाए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई है, एसिडिक, बेसिक, हेट्रोसाइक्लिक, न्यूट्रल, है ना, ये हम इसमें देख लेते हैं। तो अमाइनो एसिड्स में निमोनिक्स के साथ से याद रखना आप लोग, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। तो इसको आप याद रखिए, आग, फायर, है ना, आग होता है ना, फायर इन हिंदी जिसको हम बोलते हैं वो। तो इसमें आ जाएगा ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एस्पार्टिक, जी फॉर ग्लूटामिक, ये। तो एसिडिक कौन से हैं, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक।
बेसिक जो होती है आर्जिनिन, हिस्टिडिन एंड लाइसिन, उसके लिए आप याद रखना जो मूवी का नाम है लेडीज वर्सेस रिकी भैल, तो लेडीज वर्सेस रिकी भैल के अंदर आप ऐसे याद रखना कि जो निमोनिक बनेगा अपना वो क्या बनेगा, एल फॉर लाइसिन, या फिर इसको ऐसे करो, इसको इस तरह से करना, बी फॉर बेसिक है ना, एच फॉर हिस्टिडिन, ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर लाइसिन, भाल या भेल ऐसे कुछ भी कर लो, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक वो होती है जो कि डिफरेंट साइक्लिक उससे बनी होती है, साइक्लिक कंपाउंड से। इसमें आ जाएगा आपका हिस्टिडिन एंड प्रोलीन, इसके लिए आप निमोनिक कर लेना HHP, हिस्टिडिन हेट्रोसाइक्लिक, हिस्टिडिन एंड प्रोलीन। न्यूट्रल होती है हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, तो उसके लिए आप निमोनिक कर सकते हैं गैवलीज कार इन द न्यूट्रल गियर, तो गैवलीज में आ जाएगा ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, एल से ल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन, और न्यूट्रल गियर में मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड सही है, ठीक है। उसके बाद है एरोमेटिक जो होती है हमारे पास, एरोमेटिक होती हैं जो कि जिनके पास क्या हो, चेन हो, है ना, साइक्लिक चेन होती है, तो उसके उसमें आती है फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, 3। उसके लिए आप कर सकते हैं निमोनिक, फिनाइल की अरोमा ट्राई करके टायर हो गए, ठीक है। फिनाइल मतलब फिनाइल एलानिन की अरोमा, अरोमा मतलब एरोमेटिक, ट्राई करके, ट्राई से होगा ट्रिप्टोफेन, क्या हो गए, टायर हो गए मीन्स टायरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक होती है सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है, उसके लिए निमोनिक कर सकते हो, अल्कोहल पीने वाले सर, बॉल थ्रो कर, बॉल मतलब बॉल थ्रो करके टायर हो गए, तो अल्कोहल से अल्कोहल हो जाएगा, पीने वाले सर से हो जाएगा सीरीन, है ना, बॉल थ्रो करके थ्रियोनिन, क्या हो गए, टायरोसिन इसमें भी आ रहा है, टायरोसिन इसमें भी आ रहा है, एरोमेटिक भी है, अल्कोहलिक भी है, ठीक है। प्रोलीन जो होता है उसमें अमाइनो ग्रुप होता है, प्रोलीन के अंदर इमीनो ग्रुप होता है, नॉट अमाइनो, इमीनो ग्रुप, ठीक है, जो कि क्या है, डबल NH ग्रुप रेदर देन NH2 ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड NH होता है इसमें, NH2 ग्रुप नहीं होता, तो ये याद रखना है प्रोलीन में। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, इसमें कोई कायरल एटम नहीं होता, एंड इट इज़ यूज्ड इन हीम फॉर्मेशन, इसको हम यूज़ करते हैं हीम फॉर्मेशन करने के लिए, मीन्स हीमोग्लोबिन में आयरन और उससे लिंक करने के लिए। ट्रिप्टोफेन सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। टायरोसिन डेरिवेटिव्स कौन कौन से जो टायरोसिन से बनते हैं चीज़ें, वो है डोपामिन, मेलानिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन एंड ट्राई टेट्रा आइडोथ्रियोनिन, तो ये सारे वो हैं हॉर्मोन्स, है ना। डोपामिन भी मतलब जो है केमिकल हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, मेलानिन पिगमेंट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन है ना, तो ये जो है आपका इसका निमोनिक आप याद रख सकते हो डीमैट, ठीक है। डीमैट से होगा डोपामिन, मेलानिन, ए फॉर एड्रेनलिन, टी फॉर थायरोक्सिन एंड टी फॉर ट्राईआइडो या टेट्राआइडो थ्रियोनिन। डीमैट एग्जाम क्लियर करते करते टायर हो गए मतलब कि टायरोसिन से बना हुआ है, ठीक है। ये नीचे मैंने इनको कुछ आपको वो दिखा रखा है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट कार्बन है, मतलब सिंपलेस्ट है बिल्कुल, ये हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ पर एलानिन में भी बिल्कुल सिंपलेस्ट एक कार्बन होता है और एक CH3 ग्रुप लगा होता है, सीरीन भी बिल्कुल सिंपलेस्ट है पर उसमें CH2OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है तीनों में। उसके बाद देखो कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उनका निमोनिक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होती हैं ये वो हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, है ना, और ये हमारे बॉडी में मिलती नहीं है, हमें बाहर से कंज्यूम करनी पड़ती है। आर्जिनिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफेन एंड वेलिन। सो निमोनिक है एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव ट्रूली वैल्यूएबल। एनी मीन्स आर्जिनिन, हेल्प मीन हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, दीज से थ्रियोनिन हो जाएगा, लिटिल से लाइसिन, मॉलिक्यूल मिथ्योनिन, प्रूव्स प्रोलीन, ट्रूली ट्रिप्टोफेन एंड वैल्यूएबल मीन्स वेलिन, ठीक है। तो ये है आपका अमाइनो एसिड वाला पार्ट, लिपिड वाला पार्ट हमने कर लिया, कार्ब्स वाला पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है दैट इज़ बेटा प्रोटीन। प्रोटीन्स के अंदर देखो जो टर्म दिया है दैट इज़ बाय बर्जीलियस, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं दे हैव राइट हैंडेड साइड ओरिएंटेशन होती है इनकी। यूकैरियोटिक प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर लेवोरोटेटरी अमीनो एसिड, मीन्स वो जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ओरिएंट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है प्रोटीन्स के बारे में, दे आर फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कोई भी अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, प्रोटीन्स का मोनोमर्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। और वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इन्वॉल्व करता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर,
पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे लॉस ऑफ वाटर होता है, इसीलिए उस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉन अमीनो एसिड प्रोटीन्स, जिनके अंदर अमीनो एसिड्स नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, प्रोटीन्स का जो मोनोमर है दैट इज अमीनो एसिड्स। तो कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स हैं जो बिना अमीनो एसिड्स के बनती है और वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है। तो जो नॉन अमीनो एसिडिक प्रोटीन्स है उसमें आ जाएंगे गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ठीक है। ये हैं प्रोटीनेशियस नेचर ही, बट इनमें अमीनो एसिड्स नहीं होती है। सबसे लार्जेस्ट जो प्रोटीन है दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन है। डीनेचुरेशन जब होती है, डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है ना, प्रोटीन्स को डीनेचर करा जाता है, तो उसमें सिर्फ प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका प्रिजर्व्ड रह जाता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट जो प्लांट प्रोटीन है उसका नाम याद रखना है आपको, रुबिस्को, जो CO2 फिक्सिंग एंजाइम होती है प्लांट्स के अंदर। एंड मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन इज कोलाजन, विच इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो सेल्स के बीच पे मिलता है, ठीक है। तो ये कोलेजन जो है सबसे, आप बोल सकते हैं, एनिमल का मोस्ट अबंडेंट है, और प्लांट्स में मोस्ट अबंडेंट है रुबिस्को। रुबिस्को इज एंजाइम है, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है। अब हम आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास प्रोटीन्स के, उनके बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था सबसे पहले, इट इज़ लाइक द फुल अनकंडेंस्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस, मतलब पूरा अमीनो एसिड का ही सीक्वेंस इसमें हमें पता चलता है जो अनकंडेंस्ड होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल पे होती है, लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल पे। मतलब हम जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसको एन एंड बोलते हैं, और जो लास्ट वाला है उसको सी एंड से रिप्रेजेंट करा जाता है, सी टर्मिनल। इंसुलिन जो होती है इट इज़ 51 अमीनो एसिड से बनी हुई है, 21 अमीनो एसिड इन अल्फा चेन एंड 30 अमीनो एसिड्स इन बीटा चेन। तो इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। 21 अमीनो एसिड होती है अल्फा चेन में, बीटा में होती है 30, तो ऐसे 51 है। तो ये हमने स्ट्रक्चर पता लगाया था, फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले बताया था। ऑटोमेटेड जो जैसे DNA सीक्वेंसर था, वैसे उन्होंने प्रोटीन सीक्वेंसर भी पता लगाया था, ठीक है, अमीनो एसिड सीक्वेंसर्स बेसिकली। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है अल्फा हेलिकल फॉर्म में होता है और बीटा प्लेटेड शीट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, 2 इसके फॉर्म्स है, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिकल एंड दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स। तो जो अल्फा हेलिकल है उस पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच, मतलब विद इन ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं। कैरेटिन, मायोसिन, फाइब्रिन, ये सब आ जाएंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स। और कैरेटिन्स की हार्डनेस इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर रिच सिस्टीन। कैरेटिन जो होता है हमारे हेयर्स में, नेल्स में जो प्रोटीन होता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है अल्फा हेलिकल फॉर्म वाला, और उसके अंदर ना जो है उसमें हार्डनेस जो होती है वो सल्फर रिच सिस्टीन की वजह से होती है। बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर आएंगे फिब्रियोन और बीटा कैरेटिन, ये सब जो फेदर्स में होते हैं, सिल्क फाइबर्स में होती हैं, और इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अल्फा हेलिकल में याद रखना है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है वो नीडेड होता है फॉर बायोकैटालिसिस, जो भी एंजाइम्स होती है बायोकैटालिसिस जो करवाती हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज़ अ पिगमेंट जो आपके मसल्स में मिलता है ना। ये कहाँ पर मिलेगा पिगमेंट? इन मसल्स। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं मायोग्लोबिन। जैसे आपके हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, है ना, वैसे ही ये पिगमेंट है जो मसल्स के अंदर मिलता है, और इसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, मसल सेल्स, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी है। तो आप साथ साथ एग्जांपल्स भी याद करते जाओ कि भाई सेकेंडरी के अंदर कौन कौन आएगा, ये सारे कैरेटिन, मायोसिन, फाइब्रिन। बीटा प्लेटेड शीट्स वालों में आएगा फिब्रोइन, बीटा कैरेटिन, है ना, और प्राइमरी के अंदर ये इंसुलिन आ जाएगा, ठीक है। और क्वार्टरनरी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन आता है, क्रिएटिन काइनेज आता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आता है, ग्लूटेलाइन आता है जो कि स्टोरेज प्रोटीन है इन व्हीट एंड सम अदर सीरियल्स, GLUT4 प्रोटीन यूज्ड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। GLUT4 भी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है उसके पास, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। जब ग्लूट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, GLUT4 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है DNA। जो प्रोटीन अपना हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, नेक्स्ट इज DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड में आपको याद रखना है बेटा, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है जो कि 2 तरह की है, DNA एंड RNA। तो DNA जो होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें जो राइबो शुगर है वो डीऑक्सी नेचर की होती है, मतलब कि उसमें सेकेंड पोजिशन से जो है ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड्स होती है दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, यहाँ नीचे लिखा है, ये बने होते हैं 3 चीज़ों से, या फिर आप बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है वो भी यहाँ पे नीचे लिखा है, ये बना होता है राइबो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो बेसिकली शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट
ऐसे आप इसको बोलो NSP इस तरह से कर लो। क्या चीज़, देखो बेटा, आपके पास है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तब तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और अगर खाली नाइट्रोजनस बेस और शुगर है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स बने इन दोनों से और न्यूक्लियोसाइड बना है इन दोनों से, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो CONH बोलते हैं उसे, मतलब पहले वाले का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे वाले के NH2, मतलब 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है। तो पहली अमीनो एसिड का जो है COH ग्रुप और दूसरी अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप के बीच में बनता है, इसलिए बॉन्ड होता है CONH। अमाइड लिंक्स सीन बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स, क्योंकि वाटर का रिमूवल हो जाता है। हमने अभी पढ़ा था ना कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड 1 इसका COOH और दूसरा अमीनो एसिड 2 का NH2, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो CONH रह जाएगा, अमाइड बॉन्ड, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बिटवीन COC लिंक बोलते हैं, ये करता है 2 शुगर्स को लिंक, ठीक है। सीन बिटवीन मोनोमर्स ऑफ डाईपॉलीसेकेराइड, शुगर्स के बीच में मिलता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में मिलता है DNA एंड RNA में, ठीक है, जो उनको लिंक करता है। अब यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है नाइट्रोजनस बेस, उनके न्यूक्लियोसाइड्स और उनके न्यूक्लियोटाइड्स। तो एडेनिन है, उसका न्यूक्लियोसाइड बनेगा एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड में याद रखना है आपको, न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर है एंड नाइट्रोजनस बेस है। और जब उसके अंदर शुगर भी हो, नाइट्रोजनस बेस भी हो और साथ में फॉस्फेट भी जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो एडेनिन का जो है न्यूक्लियोसाइड तो एडिनोसिन बनेगा, पर अगर उसके अंदर फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन या एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना है ये डीऑक्सी एडिनोसिन जो है, डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट या जो भी है, ये आपका फॉस्फेट के बाद बनेगा। तो क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं ऑड वन आउट बताओ, एडिनोसिन दे देंगे, गुआनोसिन दे देंगे, साइटोसिन दे देंगे और एक साइटोडेलिक एसिड दे देंगे। तो ये तीनों तो न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ऑड वन निकालना आना चाहिए आपको। वैसे ग्वानिन का गुआनोसिन है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है गुआनाइलिक एसिड या डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। आप इसको ये भी बोल सकते हो डीऑक्सी गुआनोसाइल ट्राइफॉस्फेट, ये भी बोला जा सकता है। अगर आपने आइलिक लगा दिया मतलब फॉस्फेट उसमें ऐड हो ही गया है। साइटिडिन का है साइटोसिन, साइटोडाइलिक एसिड या डीऑक्साइटिलिक एसिड। थाइमिन, थाइमोसिन, ओनली डीऑक्सी थाइमोडाइलिक एसिड, क्योंकि RNA के अंदर जो है एडिना ये नहीं मिलता थाइमिन, तो इसलिए हम जो ये वाले नाम बता रहे हैं ना आगे वाले, ये सब RNA के न्यूक्लियोटाइड्स के हैं। और बाद वाले डीऑक्सी, क्योंकि मैंने आपको बताया RNA के अंदर राइबोज शुगर होती है और DNA के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि उसके सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकल जाती है, इसलिए डीऑक्सी टर्म DNA के लिए यूज़ हो रहा है और सिंपल ये वाले टर्म्स RNA के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि थाइमिन RNA में नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ DNA वाला बोला है, T इज एब्सेंट इन RNA। यूरासिल का यूरिडीन है और ये सिर्फ आपको RNA में मिलता है, ये DNA में नहीं मिलता है, इसलिए ये आपको यूरिडाइलिक एसिड बोलना है ना। देखो यहाँ पे डीऑक्सी लिखा था क्योंकि DNA में मिलता था, यहाँ पे डीऑक्सी नहीं लिखा क्योंकि ये DNA में नहीं मिलता, ये RNA में मिलता है। आगे देखो, नेक्स्ट है आपके लिए कुछ पाथवेज जो हैं डिफरेंट, और इसमें हमने कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो पाथवेज में होगा कि जो भी हमारे पाथवेज होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, वो लीनियर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। दे ऑल क्रिस क्रॉस ईच अदर, है ना, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस मैनर में। कोई पाथवे है, कोई साइकिल है, वो दूसरे को हेल्प कर रही है, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो वो क्रेब में हेल्प कर रही है, क्रेब हो रही है तो वो ETC में हेल्प कर रही है, ऐसे तो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। ट्रैफिक जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द फ्लो इज स्मूथ ऑलवेज, जहाँ पे भी ट्रैफिक जंक्शंस होंगे, मतलब ट्रैफिक जंक्शंस का मतलब है बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो साइकिल रुकती है, हॉल्ट होती है, बट वो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो स्मूथली चलता रहता है, ठीक है। मेटाबोलाइट्स फ्लो एट अ फिक्स्ड रेट एंड इन फिक्स्ड डायरेक्शंस, जो भी मेटाबोलाइट्स हैं, जो भी उसमें बन रहे हैं, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स्ड रेट के साथ फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एज नो वर्क कैन बी डन एट इक्विलिब्रियम। लिविंग स्टेट जो है हमारी बॉडी का, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज है, बिकॉज इक्विलिब्रियम हम उसको बोलते हैं जिसपे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, पर लिविंग स्टेट में तो हमेशा कोई ना कोई वर्क डन होता रहेगा, है ना, मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। फिर बोला है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हमारा 4.5 to 5 मिली मोलर होता है एंड हार्मोन लेवल इन ब्लड इज 1 नैनोग्राम पर ml, इतना है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये सारे ना NCERT के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आता है। और हर एक जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो कैटलाइज्ड होती है, मतलब उसको कैटलिस्ट करवाते हैं, वो कैटलाइज्ड होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पार्ट इज एंजाइम वाला। ये जो टर्म्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुन ने दिया था और डिस्कवर्ड बाय बचर ने बताया था। और इनका जो एंजाइम्स का नेचर है प्रोटीनेशियस होता है, ये अनलिस्ट किया था समनर ने, ठीक है। बचर ऑल्सो डिस्कवर्ड रोल ऑफ जाइमेज इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में जाइमेज एंजाइम यूज होती है जो कि फर्मेंटेशन करवाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो भी मैं लिख रही हूँ आप अपने वहाँ पर नोट कर सकते हैं, बाकी ये नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जाइमेज जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज़ होती है। नॉन प्रोटीन एंजाइम्स जो कि प्रोटीनेशियस नेचर की नहीं है, उसमें राइबोजाइम आएगा, उसका दूसरा नाम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी है, विच इज़ 23 SRRNA। 12th में आता है ये बेटा, जो बच्चे 11th में है वो भी कंफ्यूज ना हुए, 12th में आएगा ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। उसमें क्या होता है, ये एक तरह का RNA है और ये एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। जब भी RNA एंजाइम की तरह काम करेगा, सच टाइप ऑफ एंजाइम्स आर राइबोजाइम्स। और इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, मींस ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करवाता है, ठीक है। साथ में इसको राइबोन्यूक्लियस फॉस्फोराइलेज जो एक और एंजाइम है, उसको भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि वो भी क्या करती है, फॉस्फोराइलेज मतलब फॉस्फेट की एडिशन करवाती है, राइबोन्यूक्लियस। तो वो भी एक एंजाइम है और RNA नेचर की है, इसीलिए वो भी राइबोजाइम की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ एंजाइम डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे जैसे हमने वो है 10% इसको राइज बोला जाता है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री तो हमेशा रेट डबल हो जाता है। मतलब अभी जो भी रेट है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाती है वो डबल हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर और 10 डिग्री बढ़ाओगे तो और डबल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मतलब याद रखनी है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इंक्रीजेज जब हम टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट प्लस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट और उसका डायरेक्शन पता करें तो उसका वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम रेंज फॉर ह्यूमन एंजाइम्स। ह्यूमन एंजाइम्स जो है सारी की सारी वो हमारे जो है जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसी पे काम करती है, दैट इज 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। Q10 वैल्यू जो है हमने अभी जो पढ़ा था वही है, Q10 वैल्यू बोला जाता है, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोला जाता है, जिसका मतलब है इंक्रीज इन रेट विथ 10 डिग्री राइज इट्स वैल्यू शुड बी 2 to 3। मतलब कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अगर आप करेंगे तो जो है आपकी इंक्रीज इन रेट होगा वो डबल हो जाएगा, 2 to 3 ये बोला गया है। एक्टिविटी वर्सेस pH और टेम्परेचर, इन मतलब ये कह रहे हैं जब भी एंजाइम की एक्टिविटी आपको देखनी हो pH और टेम्परेचर के साथ तो वो पहले तो इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। Km वैल्यू जो होती है माइकलिस मेंटन कोफिशिएंट जो है इसको बोला जाता है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताता है एट Vmax/2, ठीक है। Km ऐसे निकाला जाता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट जो है Vmax, जो आपका मैक्सिमम जो है उस टाइम पे क्या था। Km इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी, जो भी एंजाइम काम कर रही है उससे Km की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ एंजाइम्स की कैटेगरी दिखा रखी है, जैसे आप देखो एंजाइम एक्टिविटी है, pH जो है K और टेम्परेचर में पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। Vmax होता है जो मैक्सिमम पॉइंट है आपका, है ना, जहाँ पे आपके वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है। और वो देखो यहाँ पर बोला है Km जो है, Km आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी, मतलब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है तो Km वैल्यू कम होती है ना। और उसको हम निकालते कैसे, Vmax/2 करके। एंडो एंजाइम्स है इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर मिलती है, और एक्सो एंजाइम होती है एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर मिलती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ये सारी एंजाइम्स आ जाएंगी क्योंकि वो सेल के अंदर होता है। और पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सोजाइम हो जाएंगे क्योंकि वो सेल के बाहर से आती है बन के, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है आइसोजाइम्स की, जो आइडेंटिकल एक्टिविटी करती हैं बट स्लाइटली डिफर इन स्ट्रक्चर। आइसोजाइम्स वो एंजाइम है जो काम सेम कर रही है बट उनका स्ट्रक्चर हल्का फुल्का अलग हो सकता है। जाइमोजेंस वो एंजाइम होती है जो एंजाइमेटिक प्रिकर्सर्स हैं, मतलब जो एंजाइम्स बनाएंगी, एग्जाम्पल पेप्सिनोजेन, ठीक है। जो पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है ना आगे, फिर पेप्सिन डाइजेस्ट करती है फूड को। तो ऐसे एंजाइम्स को जो एंजाइम्स के प्रिकर्सर्स होते हैं उनको जाइमोजेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ एंजाइम्स के लिए लेटर कोड यूज़ करा जाता है, कुछ उनके लिए वो है लेटर्स दिए जाते हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस को समझने के लिए, वो यहाँ बताया जा रहा है। फर्स्ट लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास, हर एक जो उसका है ना एंजाइम का फर्स्ट लेटर बताता है क्लास, जैसे कि लाइगेज, एल से पता चल रहा है लाइगेज एंजाइम है, रिडक्टेज है, एटसेट्रा। लॉक इन की हाइपोथेसिस फिशर ने दिया था, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस दिया था कोस्टलैंड ने। तो ये आपको याद रखना है, लॉक इन की हाइपोथेसिस जिसमें कि सबस्ट्रेट का और प्रोडक्ट का जो है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सबस्ट्रेट जाके एंजाइम में फिट हो जाता है, फिर वो उसको प्रोसेस को कैरिड आउट करता है, ठीक है। पेपेन एंजाइम प्लांट प्रोटीनेज एंजाइम है, प्रोटीनेशियस नेचर की होती है। मायोसिन जो है स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, स्ट्रक्चर भी देती है और एंजाइम की तरह भी काम करती है।
ब्रोमेलिन जो है पाइनएप्पल डेरिवेटिव है, पाइनएप्पल में मिलती है। एंजाइम्स का नेचर कोलॉइडल होता है, ये भी याद रखना है आपको। और एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर मिलके, एपो होती है इनएक्टिव, जब उसके साथ कोफैक्टर मिलता है तो वो होलो एंजाइम बन जाती है। तो होलो एंजाइम इज कंप्लीट एंजाइम विच हैज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स। डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे आपको बता रखी है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी करा रहा है, रिडक्शन भी करा रही है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं कि ये कैटलाइज करती है रिडॉक्स रिएक्शन को। इसमें एग्जाम्पल्स आएंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। तो हमेशा याद रखो जो भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जब भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रांसफरेज में नाम पता चल रहा है, ये ट्रांसफर करेगा ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट, एक से सबस्ट्रेट से ग्रुप उठाया दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। इसमें ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, अमाइनो ट्रांसफरेज, ये हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ते थे, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है नीट में, है ना। हाइड्रोलिस से नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलिसिस करवाएगी विद द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, एस्टर, पेप्टाइड्स, इसमें प्रोटीएजेज आ जाते हैं। प्रोटीएजेज मीन्स जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है लाइज। लाइज क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में भी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होके ऊपर वाटर निकल रहा है। लाइज में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, बट ये हाइड्रोलिसिस से अलग है, इसमें अलग तरीके से ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि एल्डोलेज एंजाइम, जो कि काम करती है किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ देती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और DHAP में। याद होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एंड DHAP में तोड़ देती है किसको, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को ग्लाइकोलिसिस में, है ना। तो हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज भी आ जाएगा, जो CO2 का रिमूवल करवा के करती है। तो लाइज और हाइड्रोलेज बिल्कुल सेम ही है, बट हाइड्रोलेज में वाटर का लॉस हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस बोल दिया। यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रहा है पर वाटर का लॉस नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम वो होती है जो क्या करती है बेटा, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस करवाती है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल पोजिशनर आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सब आएंगे इसके अंदर। और लास्ट कैटेगरी है लाइगेजेस, जो कि ज्वाइन करती है। जैसे कि आप इसमें बोल सकते हैं DNA लाइगेज, जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स को क्या करती है, जोड़ती है। और यहाँ आइसोमरेज में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि उसमें हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, तो ये फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज जो है ये क्या करवाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये सारा है टेबल। ठीक है, उसके बाद है निमोनिक्स, आप इसमें याद कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस को लर्न करने के लिए, क्योंकि क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, फिर हमारे पास है ट्रांसफरेज, फिर हाइड्रोलेज। तो इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर आप देखेंगे तो उससे निमोनिक है ये, जिसमें आप याद रख सकते हो ऑन दी हिल्स लार्ज इग्लूज लोकेटेड। तो ऑन मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, H फॉर हाइड्रोलेजेस, L फॉर लाइगेजेस या लाइज, I फॉर आइसोमरेज, एंड ये है लाइगेजेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोफैक्टर्स क्या है। कोफैक्टर्स के अंदर 2-3 कैटेगरीज होती हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइंस। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक एंड टाइटली बाउंड, ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और टाइटली बाउंड हो जाते हैं। जैसे हीम इन कैटलेज, कैटलेज एंजाइम में आयरन होता है, हीम ग्रुप होता है, तो वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम्स होती है ऑर्गेनिक ही, पर ये लूजली होती हैं और ये ट्रांजिएंटली होती है और टेम्परली बाउंड होती है, जैसे कि NAD, है ना। NAD कंटेन्स नियासिन, तो NAD के अंदर नियासिन होता है, वो टेम्पररी बाउंड है पर है ऑर्गेनिक नेचर का। और मेटल्स आयन होते हैं, आपको पता ही है, जो एंजाइम के फंक्शंस में काम करते हैं, जिंक, निकल, कॉपर, आयरन, सल्फर, है ना, ये सब कुछ। ठीक है, नॉट सल्फर, सल्फर नहीं आएगा। उसके बाद है कुछ इनहिबिशंस की, एंजाइम्स की इनहिबिशन किस किस तरह से हो सकती है। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स है लाइक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, तो वो देख लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस में कंप्यूटर रिजेंबल सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट। हर एंजाइम की ना एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है। अगर इन सबस्ट्रेट ऐसा है तो इनहिबिटर भी बिल्कुल ऐसा है, और जहाँ पर सबस्ट्रेट को जाकर एक्टिव साइट पे बाइंड करना चाहिए था वहाँ वो ना जाकर वहाँ पर वो इनहिबिटर बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो Km तो इसमें इंक्रीज हो जाती है और Vmax जो है इट रिमेन सेम। Km निकालते कैसे थे, Vmax/2 से, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे मेलोनेट है, ये आप याद रखना, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। मेलोनेट जो है इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का जो सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है मेलोनेट से, तो मेलोनेट वहाँ जाके बाइंड कर जाता है और उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। सल्फा ड्रग्स इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंड सब्स्टिट्यूट फॉर P अमाइनो बेंजोइक एसिड। पाबा जो होता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है ये। ठीक है, तो सल्फा ड्रग्स जो होते हैं फॉलिक एसिड के सिंथेसिस इनहिबिट कर देते हैं और ये जाकर वहाँ पर P अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह पे खुद जाके बाइंड हो जाते हैं।
नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें कंप्यूटर डजंट रिजेंबल सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट। हर एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है और एक उसके अलावा दूसरी साइट होती है जिसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कंप्यूटर डजंट रिजेंबल सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं कर रहा है और वो जाके उसकी एक्टिव साइट पे नहीं, उसकी एलोस्टेरिक साइट पे, दूसरी साइट पे बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे Km वैल्यू विल रिमेन सेम और Vm डिक्रीज होना लग जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिट साइनाइड आयंस, मतलब जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, वो साइनाइड आयंस जो होते हैं उनको इनहिबिट कर देती है। ये आप ईटीसी में पढ़ोगे, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आता है कि जो साइनाइड है वो इनहिबिटर है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का, जो 4th कॉम्प्लेक्स होता है उसका। ठीक है, और लास्ट होती है एलोस्टेरिक और फीडबैक इनहिबिशन, जिसके अंदर कंप्यूटर बाइंड्स टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। कहीं पे भी बाइंड कर जाएगा कंप्यूटर, बट वो एक्टिव साइट के अलावा होगी। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK, कंट्रोलिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस है ये, बाय ATP। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ATP अगर सेल के पास ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्या करता है ATP खुद ही जाकर अपनी एंजाइम PFK को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप, कि भाई आप काम मत करो, आप काम नहीं करोगे तो आगे ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी, तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाती है। ठीक है, बट अगर ADP ज़्यादा होता है सेल में, ADP ज़्यादा है इसका मतलब ATP कम है, तो वो जाकर इसको एक्टिवेट करवा देता है। तो अगर कोई भी एंजाइम अपने ही बनने वाले प्रोडक्ट से इनहिबिट हो जाए तो उसको फीडबैक या एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, सो इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस की एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो आगे अगर ग्लाइकोलिसिस होगी तो ATP बनाएगी, पर अगर सेल के पास इनफ ATP होता है पहले ही, तो ये ATP ही जाकर उस एंजाइम को बोलते हैं रुक जाओ और ATP मत बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी ATP है। तो अगर किसी भी एंजाइम का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ही आकर उसको रोके, उसको इनहिबिट करे, उसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल है, इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हेक्सोकाइनेज जो है वो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है ना, ध्यान से सुनना। तो हेक्सोकाइनेज जो है उसका काम है एंजाइम का ग्लूकोज को चेंज करना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो इस एंजाइम का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है इसका सबस्ट्रेट। तो अगर सेल के पास इनफ क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले ही है, तो ये आकर इसको रोक देता है कि भैया और काम मत करो, पहले ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत है। अगर ये कम होता है तो ये इसको चालू कर देता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट आपको आके रोक रहा है प्रोसेस होने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनहिबिशन ऑफ थ्रियोनाइन डीअमाइनेज बाय आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखने हैं, एंजाइम्स के फंक्शनिंग में है फीडबैक इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। अब मतलब अराउंड 40 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसके की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखो चैप्टर तो NCERT से आप अच्छे से पढ़ेंगे ही, बट ये इस तरह की जो वीडियोज़ होती है वो आपको एक लास्ट मिनट में क्विक रिविजन देती है टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी और भी चैप्टर्स की जो है शॉर्ट नोट्स आएंगे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।